अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इतवार का दिन है, 15 तारीख है, दिसंबर का महीना है। मुजम्मिल साहब मेरे साथ हैं। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो यहाँ कौमी हुकूमत की बड़ी बातें हो रही हैं। ये क्या चक्कर है? कौमी हुकूमत का क्या रौला पड़ा हुआ है? आप कोई कौमी हुकूमत की डेफिनेशन मुझे समझा दें, फिर उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कौमी हुकूमत का मतलब है कि जिसमें अब सारी जमातें हों, पीटीआई भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, जेयूआई भी हो, नून लीग भी हो, सारे ही हों। मतलब पार्लियामान में मौजूद सारी जमातें हैं या पार्लियामान से बाहर मौजूद भी जमातें हैं? तो जो सारी बाहर भी हैं जो। मतलब नंगी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? 102 जमातें हैं और 20 वजारतें हैं। मेरा देखें, मतलब है मैं आपसे आपने बात बात की, करनी है। आप बात कर रहे हैं कुछ और, मैं कर रहा हूँ बड़ी सिंपल, कि क्या? मुझे ये लगता है कि अब यहाँ पे हलकों में ये फ्लर्ट करना शुरू हो गए हैं इस बात से कि नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि पीटीआई और जेयूआईएफ जो है खास तौर पे, और हम्म। वो उसका हिस्सा होना चाहिए ताकि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। आपकी राय इस बारे में क्या है? मैं नहीं समझता ये पॉसिबल है। हम्म। मुझे कौमी हुकूमत, एक तो मैं पहली दफा नहीं सुन रहा नेशनल गवर्नमेंट का मंत्रा। और हम्म। ये काफी दफा ये आइडिया फ्लोट भी हुआ है, फरोख्त भी हुआ है, और हम्म। उसके बाद इसकी बैंकरप्सी भी हुई है। देखिए, ये पॉलिटिकली मुमकिन नहीं है। ये आमरीत में भी मुमकिन नहीं है, जमहूरियत में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और हम्म। ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी मुमकिन नहीं है। मतलब आफ्टर ऑल कौमी हुकूमत बनेगी तो उसके बाद इलेक्शन होने हैं, हम्म। या आपने ताहयात बनानी है। तो सारी जमातें ऑल एग्स इन वन बास्केट कैसे हो सकता है? किसी ना कोई तो ऑपोजिशन में जाएगा कि मैं अगली दफा अपना चांस बाय करूंगा। हम्म। अगर पीटीआई और जेयूआई आ जाएंगे तो नून बाहर निकल के ऑपोजिशन में आ जाएगी। हम्म। आप मेरी बात समझे ना? हम्म। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल गवर्नमेंट बनानी है जिसका आइन और पार्लियामान में से वजूद से बाहर है, उस सूरत में भी मुमकिन नहीं होगा। किसी एक, आप मुझे पाकिस्तान में कोई एक नाम बताएं जिसकी वजारत उज़्मा में सब काम करने के लिए तैयार हों, आसिम मुनीर के अलावा। हो सकता है मोहसिन नकवी हो सकता है फैसल वाडा हो, मुझे क्या पता। मुझे नहीं लगता। हम्म। देखिए, जिनके नाम आपने लिए हैं, दे आर स्पॉयलर्स। दे आर हम्म। नॉट दे आर नॉट दी, मतलब दे कैन बी ब्रोकर स्पॉयलर्स, बट दे कैन नॉट बी द गेम लीडर्स। यार, एक आपका इंटीरियर मिनिस्टर है और एक आपका जो है विसल ब्लोअर है। So what? But they are not the game leaders. हम्म। They are the brokers. They are not the game leaders. अब शहबाज शरीफ साहब काबीना में तोसी क्यों कर रहे हैं? देखिए, अपने लोगों को और शामिल करना चाहते हैं। आगे इलेक्शन लड़ने हैं 5 साल बाद। बहुत सारे सीनियर लोग अभी फर्स्ट फेज में कैबिनेट में नहीं आए, उन्हें सेकंड फेज में ले आएंगे। और एक क्राइसिस का पीरियड था, वो गुजारना था। अब कुछ थोड़ी मईशत की शक्ल निकली है, तो क्यों नहीं अपनी पार्टी के लोगों को ऑब्लाइज करेंगे? उन्होंने कोई पीपल पार्टी के लोगों को शामिल करना है, या और किसी अपनी नून के लोगों को शामिल करना है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को शामिल करना है, दोनों मिला के एक अच्छी नई कोalition बना लेंगे। बेसिकली तो नून का कोalition इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। पीपल्स एस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट के कौन-कौन हम्म एस्टेब्लिशमेंट से वो जो मुबारक जई है। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के और कौन कौन आ रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के और कौन कौन? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुबारक जई बाजोड़ वाला आ रहा है, और लोग भी, और वो नाम भी वो एक्सपेक्टेड है। हाँ, वो और नाम भी दे देंगे, तो 2-3 लोग एस्टेब्लिशमेंट से आ जाएंगे, 2-3 लोग नून अपने ले आएगी। इस तरह एक एक्सटेंशन हो जाएगी। बहुत सारी वजारतें खाली भी पड़ी हैं, उनमें काम करने की जरूरत है। एक क्राइसिस का पीरियड था, वो निकालने गवर्नमेंट की कोई शेप तो। देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ को निकालने की वजह क्या हो सकती है? मतलब निकालने का अख्तियार आसिम मुनीर के पास है। एक बात आप समझें, तो इमरान अडियाला में बैठे इमरान खान के पास तो शहबाज शरीफ को निकालने की ताकत नहीं है ना। उसने पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली, वो फेल हो गया, उसकी फाइनल कॉल भी काम हो गई उसकी सब। तो इसका मतलब है अडियाला से वो नहीं निकाला जा सकता, लाड़काना उसे नहीं निकाल सकता। अडियाला और लाड़काने का इत्तेहाद हमें नजर नहीं आ रहा।
तो निकालने की ताकत तो पिंडी में है। आप बताएं पिंडी इस वक्त शहबाज शरीफ को निकाल के क्या करेगा? शहबाज शरीफ ऐसा क्या काम कर रहा है कि पिंडी चाहे कि उसको निकाल के तो किसी और को ले आऊं? मुझे काम तो क्या कर रहा है? अभी देखें, अब बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, पता चला है मौलाना बहुत सख्त नाराज हैं एक दफा फिर मियाँ शहबाज शरीफ से भी और जरदारी साहब से खास तौर पे, और वो मदरसा बिल के ऊपर। अब वो कहते हैं कि इसको हमसे पहले हामी भर दी थी, पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर दिया था, सदर साहब ऊपर बैठे। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज दे शुड, लेट्स पुट इट दिस वे। मौलाना इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लेट मी मेक इट क्लियर। मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम पे कोई शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी के कहने पे वोट नहीं डाले। वो तो गए तो उन्होंने इनकार कर दिया था। मौलाना ने वोट डाले हैं नदीम अंजुम के जाने के बाद आसिम मलिक के कहने, आसिम मलिक के कहने पर। नदीम अंजुम इमटेरियल है, पाकिस्तान में हूं या पाकिस्तान से बाहर हूं, सिस्टम से बाहर है, ये वो अपनी वर्थ खो बैठे हैं, वो अगले सिस्टम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बहुत ज्यादा करीब थी नदीम अंजुम के, अब वो रिटायर हो गए तो आप एक सेकंड में भूल गए। मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा करीब है आसिम मुनीर के। आसिम मुनीर ने नदीम अंजुम की जगह आसिम मुनीर लगाया। मुस्लिम लीग नून को इमरान खान नहीं है कि वो कहे मेरी मर्जी का डीजी ऐसे ही लगा दे और इस बात पर आर्मी चीफ से लड़ पड़े। आप बात समझें, ये एग्जाम्पल सबके सामने है। ये 97 में भी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने का अंजाम आपने देख लिया था ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को। आपने 2016 में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाया नवीद मुख्तार और फौज ने उसको जीरो कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लिहाजा ये फार्मूला ही मुस्लिम लीग नून के नज़दीक एक नाकाम और फरसुदा फार्मूला है कि अपनी मर्जी का DGI होना चाहिए। उनके ख्याल में DGI आर्मी चीफ का मर्जी का होना चाहिए और आपके आर्मी चीफ से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। DGI के जरिए आप कुछ नहीं कर सकते अगर आर्मी चीफ से आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो जब तक आसिम मुनीर का एतमाद नदीम अंजुम को हासिल था, वो नदीम अंजुम के साथ काम कर रहे थे। आसिम मुनीर का एतमाद आसिम मलिक को हासिल है, वो आसिम मलिक के साथ काम कर रही हैं। चले आगे आए। अब ये बताएं कि फैज हमीद केस का इमरान खान पे क्या असर पड़ेगा? क्या इमरान खान को भी सजाए मौत हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे फैज हमीद को भी सजाए मौत नहीं लगती। उम्र कैद मुझे तो लग रही है, क्योंकि मैंने जो प्रेस रिलीज पढ़ा है उसमें म्यूटनी का जिक्र नहीं है। तो प्रेस रिलीज है, जाके देखिए उन प्रेस रिलीज पे ही चार्जशीट है ना, उसमें लिखा उन्होंने 9 मई के एहतजाज, 26 नवंबर के और चीजें जो उन्होंने उसमें मेंशन की। वो म्यूटनी का भी जिक्र कर सकते थे कि उन्होंने फौज में बगावत की कोशिश की या मुल्क में बगावत की कोशिश की, वो नहीं है। अगर उनके ऊपर म्यूटनी के चार्जेस नहीं है तो फिर सेंटेंस टू डेथ भी नहीं है, फिर उम्र कैद है। उन्होंने कहा ये आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की, इलीगल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया 9 मई के एहतजाज में, 26 नवंबर में, तो इस सब पर सजाए मौत नहीं बनती, इस पर उम्र कैद ही बनती है, जो मैंने पढ़ा है। तो फौज में आप तो नहीं है ना, आप तो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब हैं और फौज आपसे ज्यादा बात करती है, मेरे से तो इतनी बात नहीं करती है ना। मैं इतना करीब नहीं हूँ जितना शहबाज शरीफ है, लेकिन ठीक है, फौज भी हमारी भी है, सिर्फ आपकी तो नहीं है। मैंने तो इमरान खान का क्या बनेगा? अच्छा, फैज वाले तनाजुर में मुझे जो पॉसिबल नजर आता है, इमरान खान का क्या बनेगा, मैं वही बताने लगा हूँ कि देखें, कुछ तो इमरान खान पर 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो सब दहशतगर्द, वो, और हम बात करें कि इमरान का फैज वाले केस में क्या बनेगा। ठीक है ना, लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि फैज वाले केस में इमरान का क्या बनेगा। मुझे ये लगता है कि जिस तरह काजी फजीसा ने एक टॉप सिटी वाले मामले में ऑर्डर किया और कहा कि जी वजारत दिफा को कहें कि वो GHQ फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी करे और इन इल्जामात पर कार्रवाई करे आर्मी एक्ट के तहत। इस तरह जो फील्ड कोर्ट मार्शल का जुडिशियल ऑर्डर होगा, उसके अंदर जो लोग सिविल साइड से फैज के साथ इन्वॉल्व होंगे या जिन पर सिविल साइड पर जराइम साबित हुए होंगे, वो उस जुडिशियल ऑर्डर का हिस्सा होंगे और वो भेजा जाएगा थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट को कि आपके ऑर्डर की कंप्लायंस में हमने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की
उस कार्रवाई के नतीजे में हमने फैज़ हमीद पे ये इल्ज़ामात साबित हुए और ये सज़ा दी, और फैज़ हमीद के को-अक्यूज़्ड ये लोग हैं। और ये जो को-अक्यूज़्ड हैं, जो इसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की हमें इजाज़त दी जाए और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि जो फैज़ हमीद के को-अक्यूज़्ड हैं, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है या उनका ट्रायल किसी स्पेशल कोर्ट बना के होना है। तो ये गेम फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या हो? मुझे लगता है मिलिट्री कोर्ट की इजाजत दे देगा सुप्रीम कोर्ट के, को अक्यूज जो है फौजी है और ये फौजी डिसिप्लिन की हुई है, तो उधर चला जाएगा, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द जुडिशरी। ठीक है। और वैसे जुडिशरी के अपने बड़े बखेड़े पड़े हुए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो खत है वो बड़ा ओपन है। जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी ने याद नहीं कराया कि इफ्तिखार चौधरी साहब जब कर रहे थे तो उस वक्त तो ये सारे बड़े खुश थे क्योंकि सब बेनिफिशरी थे इफ्तिखार चौधरी के, और वो इनको जजेस बना रहे थे धड़ाधड़। कोई मेरिट नहीं बात हो रही थी, कोई अपना कॉम्पिटेंस की बात नहीं हो रही थी। अब सडनली उनको सब कुछ याद आ गया। देखिए, मंसूर अली शाह को मैं समझता हूँ एक हारा हुआ जर्नैल। मंसूर अली शाह को आप समझें जैसे बिशारतुल असद मॉस्को से खत लिखे, या जो ईरान का किंग था वो अजाइलम लेने के बाद कहीं से फिर ईरान के मामला। देखें, ही हैज लॉस्ट। अब वो अपनी हारी हुई जंग की कड़ निकालने के लिए या उसका गुस्सा निकालने के लिए कोई खत लिखते हैं, जैसे कि आशिक माशूक को बेवफाई पे खत लिखता है, तो इससे ज्यादा इन खतूत की कोई वैल्यू नहीं है। ये मतलब एक हारे हुए जर्नैल के खतूत हैं जिन्हें हम एक किताब की सूरत बाद में देख सकेंगे। एक हारे हुए जज के खतूत, ठीक है ना। देखिए, वो जुडिशियल कमीशन में वोट आउट हो चुके हैं, उनकी बात जुडिशियल कमीशन में कोई नहीं मानता। वो सुप्रीम कोर्ट में वोट आउट हो चुके हैं, वो हर जगह जो है हर फोरम से आउट हो चुके हैं। तो यहाँ तक कि जो जुडिशियल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए कमेटी बनाई, उसका भी मंसूर अली शाह साहब को हेड नहीं बनाया। तो एक हारे हुए जर्नैल के खतूत हैं। बाकी वो तहरीक इंसाफ के लिए उनकी मोहब्बत काबिल दीद है और वो ये खत लिखकर तहरीक इंसाफ को सियासी ईंधन और सियासी बयानियां फराम करते हैं। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ जुडिशरी में और जुडिशियल कमीशन ने इतना अच्छा एक्ट किया है कि उनके खतूत वो ईंधन नहीं दे सके तहरीक इंसाफ को, जिसकी कोशिश है वो आग नहीं लगा सके। देखिए, उन्होंने पहले कहा कि रूल्स के बगैर जजेस की तैनाती नहीं होनी। जुडिशियल कमीशन ने उनकी ये बात मान ली और रूल्स बनाने के लिए कमेटी बना दी जमाल बंदूखेल पे। जमाल बंदूखेल ने रूल्स बना रहे हैं, वो 21 दिसंबर को रूल्स अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद नए जज तैनात होने लग जाएंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है। और जमाल बंदूखेल ने अपने खत में लिखा है कि मैंने आपको रूल्स दिखाए हैं, आप मुझसे वैसे आके देख लेते, खत लिखने की क्या जरूरत थी। जब मैंने आपसे रूल्स शेयर कर लिए, तो मेरे ख्याल में ये सियासी खतूत है, एक हारे हुए जर्नैल के सियासी खत। इन तमाम खतूत को आप एक किताबचे की सूरत में जाया कीजिएगा, ऊपर कैप्शन दीजिएगा एक हारे हुए जर्नैल के सियासी खतूत। यानी अब वो कहानी खत्म है। हाँ, मुझे लगता है। देखें, मंसूर अली शाह की कहानी खत्म। शाह के लिए ऑनरेबल एग्जिट यही था कि वो रिजाइन कर देते, लेकिन उन्होंने रेडिक्यूल होना मुनासिब समझा। और मुझे लगता है कि ये खतूत उनको उनकी पॉलिटिकल जो वो रेडिक्यूल, देखें अभी एक फेज चल रहा है कि जजेस तैनात होने, ये होना है। इन दी एंड इस सारे का बैकलैश मंसूर अली शाह पे आएगा और वो ये उनको ये समझना चाहिए कि जब इस सारे में से गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट निकल जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम वाले सिनेरियो में से जजेस लग जाएंगे, सब लग जाएंगे, तो फिर सारा मलबा उन पर ही आना है। ये खतूत उनके खिलाफ चार्जशीट होगी। इसका था मुनीब अख्तर सेंसिबल गेम कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन में तो हैं, लेकिन ये है कि वो कोई खत वत नहीं लिख रहे, तो वो लाइमलाइट में भी नहीं है और वो जज भी हैं। मुनीब अख्तर साहब ने हमेशा ऐसे ही किया है कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब बंदयाल साहब को उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और अब मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वो खुद फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलते, उनका दिमाग होता है और आगे मोहरा कोई और होता है। एक अमूमी राय यही है कि आज मंसूर अली शाह के पीछे भी दिमाग मुनीब अख्तर का है और मोहरा मंसूर अली शाह है। अब ये मुझे बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, कि ये सुकून हो जाएगा
क्योंकि काफी खिचपिच पड़ी हुई है यहाँ पे पॉलिटिकल। देखें, ये पॉलिटिकल घिचपिच जो है ना, ये जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। इसके बगैर जमहूरियत है ही नहीं है। जमहूरियत की बेहतरीन बात यही है कि इसमें हर वक़्त कुछ ना कुछ होता रहता है, ये आमरीत तो है नहीं। ऑपोज़िशन कोशिश करती रहती है गवर्नमेंट को गिराने की, गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है ऑपोज़िशन को गिराने की। तो ये इसके नतीजे में निज़ाम कोई अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं है। देखें, अगर तो आप मुझे कहें कि सारी गिचमिच के पीछे एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और ये गिचमिच एस्टेब्लिशमेंट पैदा कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को निकालने का फैसला कर लिया है, तो फिर तो मैं और आप किसी और सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। उसका पहला हाल तो ये होगा कि बिलावल भुट्टो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम अगले 72 घंटे में अपनी जो हिमायत है वो विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो वजीर आजम इस्तीफा देते हैं। तो वजीर आजम इस्तीफा दे देगा, ऐसी कौन सी बात है? वोट पूरे नहीं रहेंगे। तो जब तक पीपल्स पार्टी इस निज़ाम के साथ खड़ी है, मैं परसों सरफराज बुख्ती साहब के पास बैठा हुआ था, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशाहिदत की बात कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस टूटता है तो 2 कैजुअलिटीज हैं, एक शहबाज शरीफ और एक सरफराज बुख्ती। तो वो हंसने लगे, कहने लगे ठीक बात है कि एक पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बलूचिस्तान में है और एक आपके लिए एक इत्तला मेरी भी चुड़ैल खबर लाई कि जरदारी साहब अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हो और इसी टेन्योर। मैं आपकी चुड़ैल को गलत नहीं कह रहा। देखिए, इट्स ऑल अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। इमरान खान को निकाला गया था, मैथमेटिक्स से निकाला गया था, कोई स्ट्रोक ऑफ पेन से नहीं। आपने 172 वोट पूरे करने थे, 172 वोट पूरे हो गए, इमरान खान निकल गया, एस्टेब्लिशमेंट का साथ आपके साथ था, इमरान खान निकल गया। मैं कहता हूँ कि अगर आसिफ जरदारी के पास एस्टेब्लिशमेंट है भी तो 172 वोट आप पूरे कर दें किसी भी तरह टेबल पर बैठ के, तो सुबह शहबाज शरीफ रिजाइन दे देगा, ऐसी कौन सी बात है? अडियाला सुबह बिलावल को वजीर, देखें, नून लीग बिलावल को वजीर आजम का वोट नहीं डालेगी। अडियाले से वोट ले ले तो उसकी मर्जी है। ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ। मेरे पास ना चुड़ैल है, ना चिड़िया है, ना बाजगश्त है, ना मेरे पास मगरमच्छ है। एक सादा कॉमन सेंस की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नून लीग बिलावल को वजीर आजम का वोट नहीं डालेगी। उन्होंने वजारत उज़्मा के वोट के एवज सदर का वोट जरदारी को डाल दिया हुआ है, हिसाब बराबर है। स्पीकर के वोट लिए थे, चेयरमैन सेनेट को डाल दिए, 2 गवर्नर उनके, 2 उनके, फार्मूला मुकम्मल है। अगर बिलावल ने वजीर आजम बनना है तो आपने गेम नून लीग के वोटों के बगैर बनानी है। हाँ, एमक्यूएम क्यों तड़ियां दे रही है? किसको? हुकूमत को। ये कोई तड़ियां नहीं दे रही। वो जो बिल पास कराना चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट भी वो बिल पास कराना चाहती है, ऐसी बात तो नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जनाब हम अलग हो सकते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं 25 साल से एमकेएम को देख रहा हूँ, वो इस किस्म की बातें भी करते हैं और साथ भी रहते हैं। दे आर मेन बेनिफिशरीज। उनका टसोरी साहब जब तक मौजूद हैं, टसोरी साहब नून लीग के खाते में गवर्नर सिंध हैं। वो कोई शराकत इक़्तिदार के फार्मूले में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को गवर्नरी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने नून को कहा कि 2 गवर्नर आपके, 2 हमारे, आप अपने गवर्नर जिसको मर्जी दे दें। नून ने एमक्यूएम को कहा कि हम अपने खाते में से हम सिंध में अपना गवर्नर लाना चाहते थे, बशीर मेमन साहब को। हम बशीर मेमन साहब को गवर्नर नहीं बनाते, आप टसोरी साहब को कंटिन्यू करा लें। ये एस्टेब्लिशमेंट से और नून लीग की और एमक्यूएम के दरमियान नून लीग ने दिया। लेकिन अंदर ये है कि अंदर की क्या खबर है जी? अंदर की खबर यह है कि नून लीग जो है एमक्यूएम के अंदर चेंज करवा रही और खालिद मकबूल सिद्दीकी को नून लीग अब फारिग कराएगी, क्योंकि वो रोज रोज की तड़ियों से तंग आ चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि एमक्यूएम के अंदर ही बहुत जल्द एक कू होगा। मीर, आप कितने सादा हैं। मुबशर लुकमान, मुझे आपसे इस सादगी की उम्मीद नहीं थी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शौक, आगे नून लीग खालिद मकबूल सिद्दीकी को फारिग कराएगी। आप मुझे कहें फैसल नसीर ऐसा चाहता है तो मैं मान लूं, आसिम मलिक चाहता है, आसिम मुनीर चाहता है तो मैं मान लूं। नून लीग की क्या हैसियत है दे? आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। अगले 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बस की बात नहीं है। इट्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी।
एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता तो सबसे पहले फैसल वाडा किसी टॉक शो में जिक्र कर चुके होते। वही एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं ना फैसल की। सर देखिए, मैं समझता हूँ फैसल वाडा, मियाँ जावेद लतीफ और इस किस्म के जो लोग जो इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस को खराब करने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये फैसल वाडा हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, इनके जिस्म और दिमाग तो जरूर कहीं है, लेकिन इनका दिल इमरान खान के पास है। इनकी शादियां बेशक पीपल्स पार्टी और नून लीग से हो गई हुई हैं, पर इनका दिल सोने को इमरान खान के साथ ही चाहता है। इनका क्रश इमरान खान है। तो ये इनके मुंह से जब वो निकलती है तो इमरान खान की मोहब्बत निकलती है, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि ये 2 नंबर है, शादियां किसी और से करते हैं और फिर चीट करते हैं। हाँ, मोहब्बत इनकी इमरान खान से है। उसने इनको तलाक दे दी हुई है, ये वापस हलाले के बाद जाना इमरान खान के निकाह में ही चाहती। इन्होंने हलाले कर लिए हैं, अब वो वापस इनसे निकाह करता है या नहीं करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी ख्वाहिश यही है कि वो हमें रख ले। ये कहते हैं हमें इमरान खान पीटीआई में रख ले, हम इमरान खान को बचा लेंगे, हमें इमरान खान ये प्रोजेक्ट दे दे कि तुमने पीटीआई को इक़्तिदार में लाना है, हम ये कर देंगे। दे आर गिविंग देयर सीवीज टू अडियाला, नॉट टू एस्टेब्लिशमेंट या नून लीग। वहाँ इनकी इतनी जरूरत ही नहीं है। ये तो अडियाले को कह रही है भाई बच रहा है तो हमें नौकरी पे रख लो। वो नहीं रख रहा, वो कहता फांसी लग जाऊंगा तो मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, अब तलाक की बातें हो रही हैं, इमरान खान के निकाह की बातें हो रही हैं, तो इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने अपने बचपन के दोस्त सलमान अहमद को बहुत ज्यादा स्नब कर दिया और उसको बेचारे को कॉडी कर दिया बुशरा से लड़ाई के बाद। आप देख रहे हैं बुशरा को कॉडी कर दिया था ना, सलमान ने बुशरा के पल्ले काट के नहीं छोड़ा था। मेरा मतलब है, अब देवर ने भाभी जलील कर दी, भाभी ने देवर जलील करा दिया, हमारा बीच में क्या ताल्लुक है? देवर को नंद की सपोर्ट हासिल है, अलीमा खान की। आप मेरी बात समझे ना, देवर अकेला लगा हुआ है, देवर को नंद की सपोर्ट हासिल नहीं है अलीमा खान की, सारी नंदों की। तो फिर तो आप मेरी बात सुने। बाकी कल मैं उसका मिशाल का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रही हैं बुशरा बीबी कहती हैं रिश्ते आसमानों पर बनते हैं और आसमानों से ही टूटते हैं शादी के। तो वो टूटने की बातें होना शुरू हो गई। आप मिशाल का ट्वीट पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब है रिश्ता टूट सकता है अल्लाह के हाथ में है, तोड़ना भी और जोड़ना। सब कुछ अल्लाह के हाथ में। मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। इतवार का दिन आप एंजॉय करते हैं, लेकिन आपकी वजह से लोग भी सुन लेते हैं कि ये इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, क्योंकि आप शहबाज शरीफ के इतना करीब हैं, अपना बाकायदा की वजारत चला रहे हैं। ये मुझे नहीं पता ब्रांडिंग करते हैं या मुझे बारड़ के सारे जो सिग्नेचर्स हैं वो आप करवाते हैं। आप तो सारे आप मुझे बताएं, मैं कोई पीटीवी पे 15 लाख पे गया हूँ, कोई सरकारी नौकरी, कोई सरकारी मुबशर लुकमान साहब, आपके दोस्त जिस पैकेज पे पीटीवी गए हैं, मैं उससे 1/3 तनख्वाह पे काम करता हूँ। बात और नहीं, तनख्वाह तो दिखाने वाली चीज है यार, जो ना दिखाने वाली चीज है। मेरे पास कोई सरकारी, मेरी सोच एक हो सकती है, ठीक। आप बल्कि मेरी सिफारिश ही करते हैं कि मुझे भी कुछ ना दे दें। किससे नहीं, आपको मिलेगा, आप फिक्र ना करें। आप अभी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और रिलाई करते हैं आपके ऊपर। तो आप के साथ एक और सहाफी हैं हमारी, वो भी काफी करीब है। बट एनीवे, सम अदर टाइम ऑन दैट। इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।